नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे ख़ास हिंदी भाषिक दोस्तों के लिए आयोजित किए गए मटीरिया मेडिका सीरीज़ हिंदी मटीरिया मेडिका में। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉलीक्रेस्ट बड़े रेमेडी की, जिसका असर बहुत सारे सिस्टम्स पर है। और ये रेमेडी इतनी बड़ी है कि हम अपने छोटे से अवकाश में, आधे घंटे के अवकाश में तो इसको कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम करेंगे ये कि इस रेमेडी का मोटा मोटा आइडिया हम समझ लेंगे। हम जाएंगे नहीं छोटे छोटे सिम्टम्स में, पर्टिकुलर सिम्टम्स में हम नहीं जाएंगे। और सिर्फ मेन आइडिया क्या है सेपिया रेमेडी का, ये हम आज समझ लेंगे। अब जैसा मैं जनरली, मुझे पसंद आता है कि आप लोग यदि बताएं कि क्या है आपको सीपिया के बारे में क्या पता है। यदि आप कमेंट्स में लिख देते हो तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मैं रुका हूँ आपके कमेंट्स के लिए। सीपिया के बारे में हर एक को कुछ ना कुछ पता है। ठीक है, काफ़ी समय व्यतीत हो रहा है तो मैं खुद ही शुरू कर देता हूँ। सीपिया के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो ये है कि बहुत इंडिफरेंस होता है। इंडिफरेंस का मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई लगाव ना होना। लगाव ना होने की वजह से वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ उसको लेना देना ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। ये सबसे पहली चीज़ हमें पता होती है, और ये सबसे ज़्यादा हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ होता है कि सेपिया मतलब इंडिफरेंट होनी ही चाहिए। अब ये ज़रूरी है क्या, ये आज हम देखेंगे। इसके अलावा हमको पता होता है कि ये एक वॉशर वुमन्स रेमेडी है, फीमेल रेमेडी है। अब वॉशर वुमन्स रेमेडी मतलब क्या? जो मेड आती है हमारे घर पे, क्या वही? ऐसा नहीं है। वॉशर वुमन का मतलब यहाँ पर ये लेना है कि जो कोई भी पानी में काम करता है, वो वुमन हो, मैन हो, आदमी हो, औरत हो, या मेड हो या नहीं हो, जो कोई भी पानी में काम करने से जिसको भी तकलीफ़ होती है, उसके लिए ये रेमेडी है। इसके अलावा हमको पता होता है कि मेनोपॉज वाली एक रेमेडी है। और पीरियड्स के पहले, बाद में, पीरियड्स के दौरान, हर समय उसकी हर सिम्टम एग्रेवेट होती रहती है। इसके अलावा हमको पता होता है प्रोलैप्स के लिए सीपिया को यूज़ करते हैं। उसका प्रोलैप्स में जो है वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठने से उसको अच्छा लगता है। उसको बहुत बेरिंग डाउन सेंसेशन होता है। मतलब कि यूटेरस के यहाँ पर बहुत, जैसे कि नीचे आ जाएगा अभी, ऐसे लगता रहता है। एक मेलाज्मा हमको पता होता है, जो ब्राउन डिस्कलरेशन होता है नाक के अराउंड, वो पता होता है। और क्लाउडी वेदर एग्रेवेट्स पता होता है। एक और चीज़ पता होती है कि वो बिना वजह रोते रहती है, बिना वजह रोते रहती है। अब ये वैसे देखा जाए तो लेडीज़ के लिए कॉमन सिम्टम है क्या? तो आई विल नॉट से सो, बट काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि ये बिना वजह रोना लेडीज़ में काफ़ी कॉमन है। बट सेपिया में ये बहुत इंटेंस होता है, इसलिए ये मटीरिया मेडिका के बुक्स में आया हुआ है। अब हम अगर इस स्लाइड को एक 10 सेकंड के लिए फिर से देखें या थोड़ा पढ़ ले,
तो ये सारे सिम्टम्स हमको पता है, लेकिन इन सिम्टम्स में कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई एक क्लियर आइडिया नहीं बनता है। सिर्फ इतना पता चलता है कि एक लेडी है जो 45 प्लस है और उसको तकलीफ होते रहती है, ये हमारा आइडिया बन जाता है। बट ये पूरा आइडिया नहीं है सेपिया का। इन सिम्टम्स से मुझे लगता है कि कोई क्लियर आइडिया नहीं बनता है सेपिया के लिए। तो क्या करना चाहिए, कैसे हम सेपिया का एक क्लियर आइडिया ले सकते हैं? क्लियर आइडिया लेने के लिए दो तीन मार्ग या दो तीन आइडियाज़ मुझे आते हैं। जो एक पहला है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब सेपिया का जो काम है, स्फीयर ऑफ एक्शन कहिए या उसका काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी, या आ, हर ऑर्गन पे क्या क्या एक्शन सेपिया में दिखता है, ये अगर हम देखें तो उसका काम करने का तरीका पता चल जाए, तो हमारे दिमाग में एक क्लियर आइडिया फिट हो जाए कि भाई सेपिया होता क्या है। इसके अलावा भी एक दो और है। एक है ड्रग पिक्चर्स, बहुत सारे ड्रग पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऑथर्स हैं जो ड्रग पिक्चर्स में ही काम करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं कि सीपिया होता क्या है। और तीसरा है सोर्स। सोर्स से तो उसकी स्टोरी पता चल जाती है कि ये है, कहाँ से आया है रेमेडी, तो किस तरीके का रेमेडी होगा। ऑफ कोर्स इससे हमको सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, बट एक आइडिया याद रह जाए तो उससे सिम्टम्स हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो इन तीनों को लेकर आज हम देखेंगे सीपिया कैसा होता है। तो पहले हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमको एक क्लियर आइडिया नहीं पता होता है कि ये सीपिया हमेशा करता क्या है। हमको पता होता है ये बार बार यूटीआई क्रिएट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस लाता है, या सेक्सुअल स्फीयर के ऑर्गन्स में बहुत सारे सिम्टम्स लाता है। बट ये सिम्टम्स एक्चुअली अंदर क्या हो रहा होता है, उसको हम थोड़ा आज देखते हैं। तो एक बुक है गुणवंते करके एक बुक है, वो बंदा पैथोफिजियोलॉजी बहुत क्लियरली देता है। तो वीनस सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो वीनस सिस्टम में पहले होता है वीनस कंजेशन, स्पेशली ऑफ द पोर्टल सिस्टम, माने लिवर और लिवर का सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन जहाँ मिक्सअप होते हैं वो वाला। ओवरीज, और उनका कहना है यहाँ पर भी वीनस कंजेशन होता है, और उसकी वजह से एटोनी मतलब मसल्स में, वहाँ के ओवरीज या यूटेरस के अराउंड के मसल्स और लिगामेंट्स में ताकत नहीं रहती है। तो ताकत के ना होने की वजह से ढीला ढाला हो जाता है वो एरिया, और इसकी वजह से बियरिंग डाउन, प्रोलैप्स, ये सब होते रहता है। तीसरा है स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन। यूटेरस के लिए वही स्टोरी है, वीनस कंजेशन, उसके साथ ल्यूकोरिया, अल्सरेशन, प्रोलैप्स। अब देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है। ऊपर तो बोल दिया कि वीनस सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम में कंजेशन होता है, वही चीज़ फिर से बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इस वजह से टॉर्पिडिटी, मतलब स्लोनेस, धीमापन, वो काम फटाफट नहीं करता है। अपना जो जीआईटी है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। ये तेज़ काम नहीं कर पाता है, धीमा धीमा काम करता है। और जब ये धीमा धीमा काम करता है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। लिवर में देखिए फिर वही कंजेशन, स्लोनेस और एसिड सिक्रीशंस। अब अगर हम इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो, इसलिए मैंने समय की कमी की वजह से सब जो ध्यान से देखना है वो लाल कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि हर जगह इसको है कंजेशन। और कंजेशन किस तरीके का, एक्टिव वाला नहीं, बेलाडोना जैसा नहीं, स्लो कंजेशन, वीनस कंजेशन, धीमा धीमा, और जो वेन्स में ब्लड है उसका कंजेशन हो रहा है। इसका मतलब है सर्कुलेशन स्लो हो गया है, और उस स्लोनेस की वजह से
होता ये है कि ताकत चली जाती है, ताकत नहीं रहती है, बहुत एनर्जी नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग आता है, बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में, ये वाला फीलिंग आता है। इसके साथ उस वजह से ही, ताकत के ना होने की वजह से ही मसल्स में भी ताकत नहीं रहती है, उसको इनफ ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से ना ऑक्सीजन मिलता है ना न्यूट्रिशन मिलता है, तो बहुत ताकत कम हो जाती है और ढीलापन आ जाता है। दैट इज एटोनी, वही उसी को लैक्सिटी का है। तो ढीलापन बहुत आता है मसल्स में भी, लिगामेंट्स में भी, सब जगह पे। साथ में सब चीज़ों में स्लोनेस आता है। अब ये जो पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी हम समझ पाए हैं, इसको यदि हम हर एरिया में ठीक से समझे तो सोचिए क्या क्या होगा। अगर हम पेट में देखें, पेट में, एब्डोमेन में जब लिवर को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसका काम धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा मेटाबॉलिक फैक्ट्री धीमा हो जाएगा, उसकी वजह से किडनीज धीमे हो जाएंगे काम में, सब चीज़ स्लो 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 होती जाएगी। ये स्लोनेस और ये वीनस कंजेशन कई और रेमेडीज में भी है, जैसे कि कार्बोवेज में भी है। तो यहाँ पर इसको कार्बोवेज के साथ कंपेयर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार्बोवेज में ये स्लोनेस जो है ये लाता है एक नीलापन, जो हम बोलते हैं लिवर, मतलब ब्लूनेस, वो लाने तक धीमा हो जाता है, रेस्पिरेशन भी धीमा हो जाता है, पूरा नीला पड़ जाता है आदमी, इतना स्लोनेस आ जाता है जब वो सडन कोलैप्स में जाता है तब। ऐसा सडन कोलैप्स सीपिया में नहीं आता है। इसका काम क्रॉनिकली धीमे धीमे काम करते रहना, ऐसा वाला काम है। इस स्लोनेस को अगर हम देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आएगा तब कैसे आएगा, या हार्ट सिस्टम में आएगा तब कैसे आएगा, तो ये धीमा धीमा सांस लेना, उसकी वजह से पैल्पिटेशंस लगना, उसकी वजह से ये सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से पैरों में सूजन आना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। किडनीज में उसका फिल्ट्रेशन रेट कम होना, किडनी फेलियर में जाना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसी चीज़ को यदि हम देखें कि माइंड लेवल पे कैसा काम करेगा, तो माइंड लेवल पे ये स्लोनेस लाएगा। ये स्लोनेस जब आएगा तब एकदम कंफ्यूज स्टेट जैसा लगता है, वो जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लगता है। तो स्लोनेस और कंजेशन, ये इस रेमेडी का हॉलमार्क है, ये इस रेमेडी का मेन पॉइंट है। अगर आप समझ पाओ, हर चीज़ में इसको आपको अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं अच्छा, इस वजह से अगर हम देखें कि बॉडी का टेम्परेचर को रिएक्शन कैसा होगा, तो जब सब कुछ स्लो हुआ होता है, जब सर्कुलेशन स्लो होता है, तब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ठंड बहुत लगती है। तो ठंडा होने की वजह से गर्माहट से उसको बेटर लगता है। तो गर्म एप्लीकेशन से अच्छा लगना, ठंडे से, ठंडे विंड से, ठंडे एटमॉस्फेयर से, क्लाउडी वेदर से, थंडर स्टॉर्म से, इस सब से उसको एग्रीवेट होता है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा ऐसे भी समझे कि जो ये स्लोनेस है, अगर हम देखें कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है या फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स का, उसके लिए एक्चुअली बहुत एनर्जी लगती है। अब समझो इंडियन जो अपना कल्चर है, हिंदू कल्चर है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को मना किया गया है, जिसको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है। सेलिबसी या ब्रह्मचर्य का
ऑलमोस्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ऊपर जाना है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों? क्योंकि एनर्जी को सेव करना है उनको। अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि ऑलरेडी सब कुछ स्लो हुआ है, एनर्जी कम लग रही है, और ऐसे सिचुएशन में कोई भी सेक्सुअल लेवल का एक्टिविटी आ गया, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो पीरियड आना मेंसेस हो, चाहे वो मतलब प्यूबर्टी हो, चाहे वो मेनोपॉज हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, लैक्टेशन हो, कुछ भी हो, सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड अगर कोई भी एक्टिविटी बनता है तो सेपिया को एग्रेवेशन आता ही आता है। ये आप बात लिख लो, क्योंकि ये जो है ये मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन पैथोफिजियोलॉजी से भी है, और हमको मटीरिया मेडिका से ये बहुत स्ट्रांगली पता भी है। हर एक्टिविटी अराउंड GUT, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इससे एग्रेवेशन बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जनरलिटीज़ को पढ़ा जाए तो ये जो ड्रैगी, मैंने कहा कि ताकत बिल्कुल नहीं है, थकान महसूस हो रही है, पूरी ऐसे ये हो गई है, ऐसी वाली पिक्चर हमको बहुत प्रोमिनेंटली मिलती है। याद ये रखना चाहिए कि हर रेमेडी को पढ़ते वक्त ये याद रहना चाहिए कि अगर एक पिक्चर इतना क्लियरली आ रहा है तो उसका ऑपोजिट पिक्चर भी उतना ही सत्य, उतना ही सच होगा। जैसे ये पूरा ड्रैग डाउन, पूरा थका हुआ पिक्चर जो हमको हमेशा दिया जाता है, या इसी चीज़ को जो माइंड लेवल पे हमेशा बताया जाता है कि इनडिफरेंस इनडिफरेंस इनडिफरेंस, अगर केवल इनडिफरेंस आने के बाद ही हम सेपिया को पहचान पाए तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। हर पेशेंट जो सेपिया हमारे पास आएगी वो पैथोलॉजी लेकर ही आएगी। पैथोलॉजी के डेवलप होने से पहले भी सेपिया को पहचाना जा सकता है, और वो सेपिया बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक होती है, यह होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मटीरिया मेडिका में हमेशा पोलैरिटी होती है, बाइपोलैरिटी होती है। एक चीज़ जो जो हमको बताई गई है उसका ऑपोजिट उतना ही ट्रू होता है। इस स्लाइड में एक और चीज़ ध्यान में लेने जैसी है कि सारे सिम्टम्स बैक में सेटल होते हैं, ऐसा बताया गया है। ऐसा एक और रेमेडी है कालिका, उसमें भी बहुत थकान होती है, और इसको आप समझ लीजिए कि थकान का हमारे मतलब ह्यूमंस के मामले में, आदमी के मामले में थकान का पहला अटैक बैक पे, वो भी लोअर बैक पे होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वो ऑर्गन को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बाकी सारे एनिमल्स ऐसे हैं, हम लोग इरेक्ट हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जनरल्स में अगर हम देखें तो सभी जगह बहुत ढीलापन है। जैसे मैंने बताया कि वीनस कंजेशन की वजह से उसको ना कोई ताकत मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है इनफ, तो वो सब जगह ढीलापन आ गया है। और उस ढीलेपन को ऐसे बताया गया है कि स्टैसिस एंड टोसिस ऑफ विसेरा, मतलब पेट में जैसे सब कुछ नीचे गिर रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। अब ये हमको हमेशा पता होता है कि फीमेल ऑर्गन्स जो है, स्पेशली यूटेरस में, ये सेंसेशन बहुत क्लियरली आता है, ऐसे बताया जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें, मेल्स में भी पेट के सारे ऑर्गन्स नीचे गिर रहे हैं, ऐसा फीलिंग दिया गया है। ये एलेंस एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया है, सो बहुत रिलायबल सिम्टम है। बहुत थका हुआपन, और ऐसे लगता है कि लाइफ कितना मिजरेबल है, क्या तकलीफ है लाइफ में, ये फीलिंग होना, बेरिंग डाउन सेंसेशन स्पेशली इन विमेन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में लेने जैसी है कि वीकनेस की वजह से येलो कॉम्प्लेक्शन बताया गया है,
और साथ में हम लोग जानते हैं कि ये जो नोज़ के यहाँ पर एक सैडल लाइक होता है, उसको मेलाज्मा बोलते हैं, क्लोएज्मा बोलते हैं। ये कनेक्शन है, एक कनेक्शन इस टाइप का है कि अगर कभी आपको ध्यान में आ जाए कि किसी को मेलाज्मा है, तो आपने ज़रूर उसका थायराइड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन ऑलमोस्ट 84% पेशेंट्स में या जो रिसर्च हुआ उसके सब्जेक्ट्स में देखा गया है कि जिनको भी मेलाज्मा था उनको कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ रहा है, और 84% में तो थायराइड ही रहा है। अगर आप देख लो तो एसएलई में भी ये मेलाज्मा दिया गया है मेडिसिन के बुक्स में। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का ये डायरेक्ट इंडिकेटर है। आप प्लीज़ याद रखो, कोई भी लेडी में, कोई भी पर्सन में आपको अगर मेलाज्मा दिखता है, प्लीज़ चेक हिम फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। ओके, बॉल लाइक सेंसेशन बताया मैंने। कॉजेशन, अब कॉजेशन जो है ज़्यादातर जगह पे हम देखते हैं कि मेंटल इमोशनल कॉज बहुत बार दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, एंगर, वेक्सेशन। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉजेज़ यहाँ पर है पानी में काम करना, दूसरा है बॉइल्ड मिल्क, और तीसरा है बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल पिल्स। ये तीन चीज़ें हम जनरली मिस कर देते हैं जब हम सेपिया का केस देखते हैं। अगर ये तीन में से आ गए तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये सेपिया हो सकता है, और फिर आप क्रॉस चेक करते जाइए। ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, आपको भी पता है कि एनीथिंग अराउंड गैस्ट्रो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो आपको सेपिया के बारे में सोचना चाहिए। ओके, इसके अलावा ये फीमेल सिम्टम्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैंने रखे थे बट टाइम के कमी के चलते हम इसको स्किप कर रहे हैं। माइंड, आप अगर माइंड पढ़ते हैं सीपिया का, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत क्लियर थॉट्स, बहुत फटाफट काम करना, या उसके अगेंस्ट एकदम स्लो हो जाना, कुछ बात नहीं कर पाना, ये बहुत प्रोमिनेंट पोलैरिटी है सेपिया की। सेपिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पहले बहुत 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 काम करती है, बहुत सबका ख्याल करती है, और काम कर करके इतनी थक जाती है कि बाद में वो बिल्कुल नहीं कर पाती है, और फिर ऐसे लगता है कि ये इतनी ख्याल करने वाली औरत अब बिल्कुल ख्याल नहीं करती है, इनडिफरेंट हो गई है। ये बहुत प्रॉपर पिक्चर अगर आप कहो तो सेपिया लेडी का यही पिक्चर है। अगेन सेकेंड लाइन में भी यही बताया गया है कि माइंड यूज़ करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, अगेंस्ट बहुत फटाफट माइंड आगे जाता है, फ्यूचर में जाता है, बिल्ड एयर कासल्स बिल्ड करता है, सब कुछ बताया है। एक चीज़ और है कि खुद की कंपनी को भी उसको पसंद नहीं आती है, खुद की कंपनी, या कोई अगर सिंपैथी दे वो भी पसंद नहीं आता है, किसी के साथ रहने को भी अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहने को भी डर लगता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका उसका डिज़ायर है कि क्या चाहिए उसको, उसको पता नहीं है, बट काफ़ी बार ये अकेले रहने वाले लोग होते हैं, बट फिर भी उनको अकेले में डर लगता है। अब ये सेक्सुअली माइंडेड, और अगर आप काफ़ी सारे बुक्स देखो तो उनमें दिया गया है कि सेक्सुअली बिल्कुल भी उनका डिज़ायर नहीं होता है, इनफैक्ट इंडिफरेंस होता है। ये अगेन दो साइड्स है एक ही कॉइन के। आप इसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। ओके, अब ये देखिए मेंटल स्ट्रेसेस, जिसमें वो सोच ही नहीं पाती है, जो हमने वीनस कंजेशन, वीनस स्टैसिस बोला था,
वैसा यहाँ पर मेंटल भी स्टैसिस है, सोचने का स्पीड बहुत कम हो गया है, या इमोशनल स्टैसिस है, इमोशंस फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो इंडिफरेंस दिख रहा है। सारी चीज़ें एक ही आइडिया को बता रही है। इसके अलावा अब हम अगर ड्रग पिक्चर्स देखें तो काफ़ी सारे ड्रग पिक्चर्स दिए हुए हैं, बट ये वाला जो स्पेसिफिक है कि बहुत सालों तक सेपिया हर घर में के हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। उसको बहुत इच्छा होती है सबका केयर लेने की। अगर हम थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करें तो हर एक के ताल पे नाचती है। और यदि हम ये लैंग्वेज से समझ पाए कि एक्चुअली सेपिया में एक्चुअल डांस भी अमिलियोरेट करता है, उसको एक्सरसाइज से अमिलियोरेट होता है। और ये चीज़ हम जो पैथोफिजियोलॉजी अब तक देख रहे थे उसमें भी समझिए कि जब कोई डांस करता है, एक्सरसाइज करता है, ऑटोमेटिकली उसका सर्कुलेशन फास्ट होता है, और उस फास्ट होने की वजह से उसको अमिलियोरेशन है। वो वीनस कंजेशन जो है वो उसका एग्रेवेशन है, और जब फास्ट हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। इतनी सिंपल चीज़ है, अब आप लाइफ में नहीं भूल सकते हो कि डांस अमेलियोरेट्स क्यों है। वैसा ही उसको हर एक के ताल पे नाचने में भी मज़ा आता है। बहुत सालों तक वो वैसे करते रहती है, हर एक के ताल पे नाचती है, और फिर एक दिन पूरा थक जाती है और छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ये तो एकदम इनडिफरेंट हो गई, उसको कुछ लेना देना नहीं है घर में किसके साथ क्या हो रहा है। बट अब उसमें ताकत ही नहीं बची होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो किसी ऑथर ने दी है कि ये फीमेल नक्सोमिका है, स्टैसिस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हम काफ़ी चीज़ें बात कर चुके हैं ऑलरेडी। पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि सेपिया में यदि आप देखो तो मेन पॉजिटिव फैक्टर ये होता है कि मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वो जब करना पड़ता है तब उसको एग्रेवेशन होता है। अब ये मेरे मर्जी के खिलाफ करने से एग्रेवेशन आप कहोगे कि हर एक को होता है। किसको अच्छा लगता है अगर मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे करना पड़े, तो क्या मुझे अच्छा लगता है? अब ये ऑफ कोर्स ये सही है, लेकिन उसकी वजह से एक्चुअल सिम्टम्स आना, और वो इस टाइप के सिम्टम्स आना, ये कैरेक्टरिस्टिक है सेपिया का। इसी तरीके का एक और रेमेडी है फेरममेट, जिसको खुद के मर्जी के खिलाफ करने से तकलीफ होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वो पहले बहुत रेजिस्ट करता है, बहुत रेजिस्ट करता है। मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करने वाला हूँ। वो हम लोग मतलब मराठी में एक प्रोवर्ब है, मोडेन पण वाकणार नहीं, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। दैट इज फेरममेट। सेपिया का ऐसा नहीं है। सेपिया को नाचना होता है दूसरे की मर्जी पे, तो वो तो कर लेती है, बट उसको अंदर से फीलिंग ये होता है कि यार मुझे नहीं करना है बट करना पड़ रहा है। और ये करते 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 उसको ये फीलिंग रहता है कि यार मैं बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा इमोशनल स्टैसिस है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह से और भी तकलीफ बढ़ते जाती है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका हमने सोचा कि सोर्स के बारे में पता होने की से हम रेमेडी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो ये है कि सेपिया इज़ कटल फिश। कटल फिश हालांकि नाम में फ़िश है, बट वो है नहीं मच्छी, वो मोलस्का है। और मोलस्का को यदि हम समझे कि क्या होता है मोलस्का, तो बहुत सॉफ्ट क्रीचर्स होते हैं। उनको उनको एक कवरिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो क्लैम, या जिससे जो मोती बनाता है वो एनिमल, तो उसका एक कवरिंग होता है जो कैलकेरिया कार्ब वाला है, वही है वो। तो कैलकेरिया कार्ब से काफ़ी सिमिलर है रेमेडी। और इस तरीके से ये टाइप के एनिमल्स होते हैं मोलस्का के एनिमल्स।
इनका अगर यदि हम थीम्स या सेंसेशन समझे तो उनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि यदि कुछ भी हो जाए तो उनको वो शेल में जाना अच्छा लगता है, वो उनको वहाँ पर सिक्योर लगता है, तो खुद को अंदर खींच लेते हैं। विड्रॉल कहा गया है उसको। और वो खींच लेने की वजह से, शेल में जाने की वजह से वो किसी की पहुंच से बाहर होते हैं। अब ये मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। वैसे ही हमारे पेशेंट्स भी, यदि कोई भी इनसिक्योरिटी वाली या कोई भी ना पसंद आने वाली सिचुएशन आ जाए तो खुद को अंदर खींच लेते हैं, दूसरों की पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है और वो अंदर चले तो जाते हैं लेकिन उनको वहाँ पर भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर बाहर है तो मर जाएंगे ये डर है, बट अंदर जब शेल के अंदर आते हैं तो लिमिटेड जगह है, तो उसकी वजह से बहुत सिकुड़ा हुआ, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है, जैसे कि सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसमें से इसमें 3-4 टाइप्स है। जैसे वो कैलकेरिया कार्प वाला क्लैम है, वो खुद को खोल बंद कर पाता है लेकिन वो हिल नहीं पाता है ज़्यादा, तो वो बाइवेल्विया है। यहाँ पर जो है मोलस्का में केफालोपोडा में आता है सेपिया, और इनको कोई शेल नहीं होता है। इनको शेल ना होने की वजह से उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें कैमोफ्लाज या खुद के रंग बदलते रहना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है, जो आपने ऑक्टोपस में भी देखा होगा। यदि आप कोई वीडियोस देखते हैं एनिमल्स के, तो ऑक्टोपस में भी यही तरीका यूज़ किया गया है और सेपिया भी यही तरीका यूज़ करता है। वैसे ही हमारे पेशेंट भी खुद की मर्जी के जगह दूसरे की मर्जी पर काम करते वक्त ऐसा लगता है अभी तो ये कर रहा था, अभी वो कर रहा है, इसको कोई खुद का मत कोई है कि नहीं, ऐसा फीलिंग आता है कि ये पक्का ये क्या चीज़ है, ये हम खुद का कुछ रखता है कि नहीं वजूद, ऐसा फीलिंग आता है। इसी वजह से ये बहुत क्लोज है नाइट्रम म्यूर के। लेकिन सेपिया बहुत मोबाइल होता है। फिश जो जो मोलस्क हम बात कर रहे हैं वो बहुत मोबाइल होता है, बहुत फास्ट होता है। वैसा ही हमारा सेपिया पेशेंट भी बहुत फास्ट, बहुत मोबाइल होता है, लेकिन थक जाता है। आप इस चीज़ को याद रखना। अब हम आज रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, बट कुछ टिप्स आपके लिए मैं लाया हूँ। वो टिप्स ये है कि जनरली इसको आपको सिंगल डोज में देना चाहिए। काफ़ी वीक्स तक ये क्यूरेटिवली काम करते रहता है। आपको ज़्यादा रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेपिया के केसेस में। और ओवर यूज़ ऑफ टोबैको के मेंटल इफ़ेक्ट्स और सेडेंट्री हैबिट्स वाले पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये 2 टिप्स के साथ मैं कहता हूँ थैंक यू। समय की कमी की वजह से मैं केस शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी जैसे डायरेक्टली कभी कभी जैसे डायरेक्टली ऐसे लगता है कि पेशेंट बुक पढ़ के आया है क्या। वैसी एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसको शी केम फॉर लेफ्ट शोल्डर पेन, और मेनोपॉजल एज ग्रुप, डायबिटीज़ था, और उसके साथ उसको यूटेराइन हैवीनेस था जो पीरियड्स के वक्त बढ़ जाता था, और बर्निंग मिक्चुरेशन बार बार होता था। और क्या सिम्टम्स थे, उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ था जब उसके पीरियड्स चल रहे थे तभी, 45 डेज तक चलता था कभी कभी। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स थे। एक उसने बताया कि उसके डिलीवरी के टाइम पे उसको 2 पिटोसिन ड्रिप्स लगाने के बावजूद ऑस नहीं खुला था, विच इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ये सीपिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि डिलीवरी के वक्त ऑस ओपन ही नहीं होता है। और ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है कि कभी कभी वो ऑस इतना खुला होता है इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सर्वाइकल एनसर्क्लाज करना पड़ता है, वो भी सेपिया है।
इम्पॉर्टेंटली इस लेडी को सीपीआर देने के बाद उसका लेफ्ट शोल्डर पेन भी कम हुआ, उसका यूटेराइन हैवीनेस चला गया, यूटरस ऊपर खिंच गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उसका डायबिटीज़ बेटर हुआ। तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और ऐसे लगा जैसे कि वो अपना मटीरिया मेडिका का बुक पढ़ के आई है, सेपिया पढ़ के आई है। तो इस छोटे से केस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं कहूँगा थैंक यू। और यदि कोई सवाल है तो टाइप कर दीजिए, मैं भले ही लाइव नहीं रहूँगा बट आई विल रिएक्ट टू योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। थैंक यू।